वर्षों से अध्यापना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका अध्यापक जीवन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और आज इन 27 वर्षों की यात्रा में आपने एक के बाद एक उपलब्धियां प्राप्त की है। आपने 1996 में हिंदी उपन्यासों में विश्वविद्यालय परिसर जीवन का अंकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया है। प्रेमचंद और जैनेंद्र की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन 2009 में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के आधार पर शोध कार्य किया है। इस पर आपने हिंदी कथा साहित्य और हिंदी सिनेमा आलोचना साहित्य तथा प्रवासी साहित्य के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि रही है। आपने कई पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। उसमें कथा यूके लंदन के तरफ से जो प्रवासी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको 2018 में प्रवासी आलोचना सम्मान दिया गया है। इसके अलावा उर्वशी सम्मान 2018, रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान, कवि आलोचना सम्मान, शोध सारथी सम्मान आदि अनेक सम्मान से आप सम्मानित हुए हैं। आपने कई ग्रंथों का प्रकाशन किया है, स्वरचित ग्रंथ है, प्रकाशित ग्रंथ है आपके विश्वविद्यालय परिसर और हिंदी उपन्यास, हिंदी कथा साहित्य एक दृष्टि, आलोचना के स्वर, 19वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य। आपने कई ग्रंथों के संपादना का काम भी किया है। प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत के अधीन में उनके तत्वावधान में 7 पीएचडी स्कॉलर डिग्री पा चुके हैं, पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा 8 एमफिल के जो स्कॉलर हैं वो एमफिल की डिग्री हासिल कर चुके हैं। आपके विशेष महत्व रहा है प्रवासी साहित्य में। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीनोट स्पीकर या मुख्य वक्ता के रूप में बहुत काम कर चुके हैं और विशेष रूप से आपका योगदान उस कीनोट स्पीकर या मुख्य वक्ता के रूप में रहा जो टोरेंट यूनिवर्सिटी नॉटिंघम यूके की तरफ से आयोजित किया गया था, हिंदी डायस्पोरा एंड दलित लिटरेचर एट नॉटिंघम। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपका परिचय देते हुए इतना लंबा समय निकल जाएगा कि आपसे सुनने का मौका जो है हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। हमारे विद्यार्थी आज आपसे जुड़े हुए हैं आपसे सुनने के लिए और दलित साहित्य पर आज का जो आप के आलेख रहेगा उस पर हमारे बच्चे भी चर्चा करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे, जानकारी उनको मिलेगी और बहुत उपयोगी रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी के जो करिकुलम है यूजी एंड पीजी डिग्री कोर्स में दलित साहित्य को एक पेपर के रूप में रखा गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपका ये वक्तव्य जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत को कि आप अपनी बात रखें। प्रोफेसर संस्कृत। आप अनम्यूट हो जाइए। जी नमस्कार। एक लंबा चौड़ा मेरा परिचय दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वो कुछ एग्जैगरेशन उसमें कुछ ज़्यादा था। हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि हर अध्यापक को विद्यार्थी होना चाहिए और मेरी आदत है मैं चीज़ों को कुरेदता हूँ और कुरेद करके उसमें से प्रश्न निकालता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे विद्यार्थी होते हैं और मैं उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करता हूँ और जो विद्यार्थी जितना प्रश्न पूछता है
मुझे उस क्लास में या उस सेमिनार में उन सब चीज़ों में मुझे उतना ही मजा आता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध करता हूँ कि जो कुछ भी हो सकता है मैं भी आपसे कुछ सीख लूँ, तो जो कुछ भी हो हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। अपना व्याख्यान मैं शुरू करूँ इसके पहले मैं प्रोफेसर मधुस्मिता पाटिल जी को, प्रोफेसर स्नेहलता दास जी को, प्रोफेसर विमला पात्रा जी को, यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और इस बात के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने खास करके हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अतिरिक्त जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे कुछ बातचीत करने का मौका प्रदान किया है। मित्रों, जब भी दलित साहित्य की बात होती है, एक प्रश्न अनायास उभर कर सामने आता है कि आखिर दलित साहित्य है क्या? दलित साहित्य हम किसको कहें? दलित साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य होना चाहिए? दो तरह की चीजें उसमें बराबर आती रहती हैं। एक तरह की जो दलित वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी जब बात वो करते हैं, वो जो कहानियां लिखते हैं, वो जो कविताएं लिखते हैं, इन सब चीजों की जो बातें होती हैं तो उसको दलित साहित्य कहा जाना चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये है कि कुछ ऐसे लोग जो दलित तो नहीं है लेकिन दलित साहित्य के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, तो उनको दलित साहित्य के अंतर्गत माना जाए या नहीं माना जाए, ये बड़ा विवाद है हिंदी का। हम लोग फिलहाल इस विवाद में नहीं जाएंगे और इस बीच से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी दलित साहित्य की बात आती है तो हमारे सामने जो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि दलित कौन है। तो एक प्रश्न जो मराठी में भी उभर कर सामने आया था, हिंदी में भी उभर कर सामने आया है कि क्या महिलाएं जो दलित जात से संबंधित नहीं हैं उनके लेखन को दलित साहित्य के अंतर्गत रखा जाए या नहीं, क्योंकि अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है। बहुत सारी सुविधाओं से वंचित की गई हैं, अध्ययन अध्यापन से दूर रखा गया है। फिर एक प्रश्न यहां पर आता है जब हम दलित साहित्य, विशेष करके दलित साहित्य की बात करते हैं, कि दो चीजें जो टकराती हैं आपस में, वो है स्वानुभूति और सहानुभूति की बात। एक पक्ष का यह कहना है, इसके पीछे भी लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं होती। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति, चूंकि साहित्य में हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का महत्व होता है, जितने भी बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं उनकी जो रचनाएं आई हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से ही आई है। सुनी सुनाई हुई बातों से साहित्य लेखन जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से नहीं होता है उसको उतना महत्व नहीं दिया जा सकता, और नहीं दिया, साहित्य में वो हो ही नहीं सकता है जब तक किसी चीज से किसी ने तादात्म्य स्थापित नहीं किया हो, जब तक उसने खुद महसूस नहीं किया हो, तब तक उसके साहित्य को उस रूप में यानी आग्रपांक्तेय नहीं कहा जा सकता। तो प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने खास करके मैं एक नाम लूंगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, मैं एक नाम लूंगा कि प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा है जिसके केंद्र में दलित है, तो उसको दलित कहानी, दलित जीवन से संबंधित कहानियां मानी जाए या नहीं मानी जाए, क्योंकि प्रेमचंद सही मायने में यह तो यथार्थ है कि दलित नहीं थे। तो यहां जो प्रश्न उठकर खड़ा होता है वो ये है कि गैर दलितों द्वारा जो दलित पात्र को लेकर जो कुछ चीजें लिखी गई हैं वो सहानुभूति का साहित्य, यानी उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से इस पर लिखा है और उसमें कोई वो चीज नहीं निकल कर आती है, क्योंकि उनका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, वो उस समाज से जुड़े हुए नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि
साहित्य में, लिटरेचर में जो स्वानुभूति का या अपनी अनुभूति का जो महत्व होता है, उस महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन साहित्य में जो सबसे बड़ी बात होती है, उसमें केवल स्वानुभूति या सहानुभूति के आधार पर किसी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार का विजन होता है। उसका विजन किस तरह है, वो चीजों को किस तरह से देखता है। अमृता लागर ने जब अपने साहित्य की रचना की थी, नटों के जीवन को लेकर जो उपन्यास लिखे थे, या दलित समाज को लेकर जो उपन्यास लिखे थे, उसके संदर्भ में उन्होंने जाकर दलित साहित्य को जिया था, दलित समाज में जाकर उसको जिया था, वहां रहे थे, वहां से उन्होंने चीजों को निकाला। तो इसलिए उपन्यास का किसी भी कथाकार के लिए या कहानीकार के लिए या समग्रता में कहें तो साहित्यकार के लिए वो विजन जरूरी होता है, जिस विजन के आधार पर वह अपनी बात पाठक के समक्ष रख सके। जिसमें विजन नहीं होगा वो केवल सहानुभूति या स्वानुभूति के आधार पर किसी बड़े साहित्य की रचना नहीं कर सकता। तो ये जो एक बात हमारे सामने आई, उसमें जो सबसे जो 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 एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, विशेष करके दलित साहित्य के बारे में, कि आखिर दलित रचना किसको माने। इस विवाद के बीच से जो एक बड़ी सशक्त चीज उभर कर सामने निकली, देखिए हमेशा जब तक डायलॉग नहीं होता है तब तक कोई नई चीज हमारे सामने नहीं आती। वाद, विवाद और संवाद, ये चीजें ऐसी हैं जिनके रहने से जो टकराहट होती है उससे एक नई चीज सामने आती है। हमारे समाज में सबसे बड़ी देन रही है बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी के बीच का विवाद, उनके बीच का संवाद। उससे जो एक नए समाज का सृजन हुआ, वो सृजन एकांगी नहीं था। हालांकि ये उसको कहना बड़ा मुश्किल है कि हम उस पद पर कितना चल पाए, लेकिन इन दो बड़े महानुभावों ने भारतीय समाज को जीने का रास्ता सिखाया। वो जिजीविषा पैदा की उनके मन में, जिससे कि व्यक्ति समाज के द्वारा महसूस किया जाए, व्यक्ति के महत्व को समझा जाए। इन्हीं वाद विवादों के बीच से जब साहित्यिक विवाद की बात होती है, इससे जो अंकुर फूटता है वह निश्चित ही एक अत्यंत ही उर्वर भूमि में फूटा हुआ अंकुर है, और वह अंकुर है दलित आत्मकथाओं। यहां से ये बात स्पष्ट, आत्मकथा तो आदमी स्वयं लिखता है, कोई दूसरा अगर किसी के बारे में कुछ लिखता है तो वो जीवनी होती है। तो जहां पर आत्मकथाएं आ जाती हैं, जहां आत्मकथा शब्द आ जाता है, वहां पर व्यक्ति खुद केंद्र में होता है। और दलित आत्मकथाओं का तो सीधा, कि कोई भी आत्मकथा सीधा संबंध उस समाज से जुड़े हुए व्यक्ति से ही होता है। यहां पर फिर एक प्रश्न आता है कि स्त्रियों द्वारा लिखे आत्मकथाओं को दलित आत्मकथा कहा जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा फ्रेमवर्क होगा, इसको समेटते हुए हम लोग केवल दलित आत्मकथाओं पर बात करें। और दलित आत्मकथाओं पर भी उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर, ये इतने बड़े शोध का विषय है कि उस पर बात करना। लेकिन हाँ, दलित आत्मकथाओं के अंदर से जो चीजें निकल कर सामने आई हैं, उस चीज पर बात करना बहुत जरूरी।
एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है दलित आत्मकथाओं की। उन दलित आत्मकथाओं में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बात करके हम प्रतीकात्मक रूप में ही सही एक पूरे दलित साहित्य के बारे में, एक दलित साहित्य के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसके ट्रेंड को हम देख सकते हैं। दलित सौंदर्य शास्त्र पर बात कर सकते हैं। बिना सौंदर्य शास्त्र के किसी साहित्य की रचना नहीं हो सकती। कला से कला के लिए सौंदर्य शास्त्र के आधार पर दलित आत्मकथाएं नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए जो एस्थेटिक होता है, जो दलित समाज का एस्थेटिक्स है, उस एस्थेटिक्स के सहारे ही एक अच्छी आत्मकथा दलित समाज का व्यक्ति लिख सकता है। हिंदी निश्चित रूप से इस बात को लेकर गर्व कर सकता है कि हिंदी में बहुत सारी बहुत अच्छी आत्मकथाएं लिखी है दलित साहित्य। इन दलित साहित्य आत्मकथाओं पर पहले मैं बात कर लूं। बार बार दलित साहित्य की जो दलित आत्मकथाएं हैं, इन आत्मकथाओं पर एक आरोप यह लगता है कि इसमें पुनरावृत्ति बहुत होती है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही चीज का बार बार वर्णन होता है। एक दलित कथा में जो वर्णन है आत्मकथा में, वही दूसरी दलित आत्मकथा में भी वर्णन होता है। उसमें जो विविधता होनी चाहिए वो विविधता नहीं होती है। उसी तरह से शोषण, उसी तरह से छात्र जीवन में कैसे शोषण होता है, कैसे समाज उनको धिक्कारता है, ये सारी की सारी चीजें दलित आत्मकथाओं में आती हैं। और एक तरह से ये कहा जाता है कि सारी दलित आत्मकथाओं में ये बातें आई। तो एक ही चीज अगर बार बार दलित आत्मकथाओं में आ रही है तो इन दलित आत्मकथाओं का फिर क्या अर्थ है, क्या महत्व है साहित्य की दृष्टि में, क्यों हम इसको इतना महत्व देते हैं, इस पर बात करना सबसे ज्यादा चाहिए। अगर हम समग्रता में देखें, इन टोटलिटी अगर दलित लिटरेचर पे बात करें और दलित ऑटोबायोग्राफी पे बात करें, तो दलित आत्मकथा लेखकों ने एक मानक तैयार किया है। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, शिवराज सिंह बेचैन हो, तुलसीराम हो, सुशीला टाकभौरे हो, मैं व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को हिंदी दलित आत्मकथा का आधार स्तंभ मानता हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जिस चीज की शुरुआत की थी उससे संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आत्मकथाओं पर बात की गई, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे, जैसे मेरी पत्नी और मेरी भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, या शिवराज सिंह बेचैन का मेरा बचपन मेरे कंधों पर। ये दलित आत्मकथाएं कुछ ऐसी आत्मकथाएं हैं जो बहुत कुछ अपने परिवार के बाहर नहीं निकल पाती, यानी समाज का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी झलक शायद इन आत्मकथाओं में नहीं दिखाई पड़ती है। और बार बार यही कारण है कि इन आत्मकथाओं पर रिपीटेशन का आरोप भी लगाया गया। लेकिन
पहली बार जूठन के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि एक नए सौंदर्य शास्त्र के साथ, नई चेतना के साथ एक संवेदनात्मक सौंदर्य के साथ हमारे सामने आते हैं। अपने जीवन संघर्ष को जिस प्रकार से उन्होंने रूपाई, देखिए आत्मकथा वह होती है, मैं जब बात विजन की करता हूं, चाहे जूठन हो, चाहे मुर्दैया हो, चाहे सुशीला टाकबॉरी की आत्मकथा हो, क्या नाम है उसका, पिंजड़े की मैना, ये आत्मकथाएं अन्य आत्मकथाओं से अलग हैं, इसलिए कि एक नए सौंदर्य शास्त्र के साथ हमारे सामने आई। इनमें परिवार के अलावा समाज भी है, और वह समाज है जिसने कि सदियों से एक समाज विशेष के लोगों का शोषण किया है। उस शोषण की जो गाथा है वो बड़ी दारुण गाथा है। उसका पूरा चित्रण जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि करते हैं। किस प्रकार से जो दलित समाज के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को किसी प्रकार से विद्यालय में और बाद में चलकर विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन करने की अनुमति तो दे दी गई, पर इस अध्यापन के दौरान उनको कितने अपमान झेलने पड़ते थे, इसका बड़ा बहुत मार्मिक चित्रण उनकी इस आत्मकथा में हुआ। मार्मिक इसलिए है क्योंकि ये आत्मकथाएं जिस विजन के साथ लिखी हैं उसमें औपन्यासिक कलेवर दिखाई पड़ता। उपन्यास की सारी कलात्मकता इन दलित आत्मकथाओं में दिखाई पड़ती। समाज के द्वारा जो उपेक्षा का दंश होता है, वो दंश एक वर्ग विशेष के लोग कैसे झेलते आए। विद्यालयों में उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी उस आत्मकथा में लिखा है कि किस प्रकार से अभद्र शब्दों के द्वारा उन शब्दों का प्रयोग करके उनका और उनसे जुड़े लोगों को बुलाया जाता था। चूहड़े शब्द का प्रयोग किया जाता था। बड़े हैं तो वो चूहड़े, छोटे हैं तो अबे चूहड़े। जिस विद्यालय में बच्चा जाता है उस विद्यालय में पढ़ाई की जगह उसे झाड़ू लगवाने का काम किया जाता है। ये जो एक बच्चे का दर्द है, एक बच्चे की पीड़ा है, वो पीड़ा कितनी मर्मांतक है, यह एक बिना औपन्यासिक विजन के हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता।
किसी चीज को प्रस्तुत कर देना तो रपट हो सकती है, सूचना हो सकती है, लेकिन उसको, उस आत्मकथा को औपन्यासिक कलेवर में ढालना, यह वह कला है जो कथाकार के विजन से, जो कथाकार के दृष्टिकोण से हमारे समाज सामने आती है। जब मैं बात करता हूं कि क्यों इन 3-4 आत्मकथाओं की चर्चा मैं अलग से कर रहा हूं, और इसके आधार पर सभी जितने भी उपन्यास आत्मकथाएं हैं, दलित आत्मकथाएं हैं, सब में यह शोषण की बात की गई है। सब में समाज के द्वारा उस शोषण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने की बात की गई है, लेकिन उस प्रस्तुतिकरण में निश्चित रूप से भिन्नता है, कहीं कोई 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 रिपीटिशन नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उनके संबोधन का यह तरीका होता था कि उम्र में कोई बड़ा हो तो ओ चूहड़े, बराबर या उम्र में छूटा हो तो अभे चूहड़े। छुआछूत व अस्पृश्यता का ऐसा माहौल था कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस या अन्य किसी जानवर को छूना बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूहड़े, ब्रैकेट में मनुष्य लिखा है, का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता है। ये कैसा समाज हमने निर्मित किया था। कोई समाज अपने आप को विकसित समाज कैसे कह सकता है जब किसी समाज में इस तरह की भावना विकसित हुई हो कि समाज के एक बड़े पक्ष को, जो समाज का एक मुख्य स्तंभ हो सकता है, उसको इस तरह से अपमानित करने की बात कही गई। इस जूठन में कहानी है, वो लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जो तथाकथित जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इनके यहाँ जब कोई भोज होता है तो जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको अलग से उनके लिए खाने की व्यवस्था होती है, और जब सब लोग खा लेते हैं तब उनको खाने को दिया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता जी भी इस तरह के खाने को लेकर आती थी। अंत में जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उसको कहते हैं कि ये तुम्हें ग्रहण नहीं करना है, तो फेंक देती है, ग्रहण नहीं करती है। एक जिस बात को कहा था बाबा साहेब ने, शिक्षित बनो, जिसको गौतम बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, अपदीपो भव, वो भावना मन में लाकर अपने को समाज में स्थापित करने की का जो मादा दिखाई पड़ता है, इसके कारण से ये आत्मकथा अन्य आत्मकथाओं से अलग है। मैंने जैसे कहा कि आत्मकथाएं क्योंकि किसी समाज से जुड़ी हुई आत्मकथाओं में जो कथाएं हैं वो किसी समाज विशेष से जुड़ी हुई आत्मकथा है, तो इसमें रिपीटिशन का भय तो होता है। लेकिन लेखक के विजन से, लेखक के सौंदर्य शास्त्र से, लेखकीय सौंदर्य शास्त्र से यह विजन कैसे अलग हो जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुर्दैया। एक उसका छोटा सा अंश है, मुर्दैया में बहुत सारी बातें हुई हैं। उस मुर्दैया बौद्ध धर्म
से संबंधित जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को स्थापित करते हुए कैसे आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें तो हैं ही उसमें। इसके साथ साथ शिक्षा की भयावहता को दिखाने के लिए किस कलात्मकता का सहारा लिया है तुलसीराम जी ने, इसको देखना बड़ा लाजमी। और क्यों मैं बार बार जिस विजन की बात करता हूं, क्यों विजन महत्वपूर्ण होता है किसी भी लेखन में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुर्दहिया। मेरा तो यह मानना है कि मुर्दहिया से अगर उसका लेखक आत्मकथा शब्द को हटाकर उपन्यास कह देता तो भी उस पर कोई आरोप नहीं। औपन्यासिक कलात्मकता की जितनी प्रौढ़ता हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें उसमें दिखाई पड़ती। उसमें एक प्रसंग आता है, इस प्रसंग के द्वारा चीजें कैसे भयावह, जो जिस सौंदर्य शास्त्र की बात मैं करता हूं, उस सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से कैसे भयावह स्थिति को भी उससे ज्यादा उद्वेग से, लेकिन बड़े सामान्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये कलात्मकता है। कलात्मकता ये नहीं है कि यथार्थवाद के नाम पर और जीवन के नाम पर समाज से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार की भाषा को बोलते हैं, जो गाली गलौज की भाषा करते हैं, उसको उसी रूप में लिख देना, ये कलात्मकता नहीं है। कलात्मकता वह है जब समाज में जो गालियां दी जाती हैं, वो गालियां ध्वनित भी हो जाए और वो शब्द न लिखे जाए। ये बड़े रचनाकार, ये बड़े लेखक की बात होती है। तुलसीराम बड़े लेखक है। दलित समाज में अशिक्षा की बात को बताने के लिए तुलसीदास एक घटना को लेकर जिस प्रकार उसकी कलात्मकता के आधार पर एक नए विजन के साथ उसको गढ़ते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। कई प्रसंग हैं उसमें, लेकिन ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं एक प्रसंग के माध्यम से अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तुलसीराम जी जब छोटे बच्चे हैं, देखिए लगभग सारे दलित साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा में अपने समाज में जो अशिक्षा की भयावहता है, उस भयावहता को प्रस्तुत किया है। लेकिन तुलसीराम उसी भयावहता को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो इसका अच्छा उदाहरण। तुलसीराम जी कहते हैं कि जब वो छोटे थे, यानी इसकी बात मैं बाद में करूंगा, इसमें क्यों है इसकी चर्चा भी बाद में हो जाएगी। बीच में अगर आप लोग कुछ कहेंगे तो फिर मेरा वो टूट जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है बात। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों से इस बारे में बात करूंगा। हाँ, तो मैं तुलसीराम उनका जो प्रेजेंट है, जो जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है, उसकी बात मैं कर रहा था। तुलसीराम छोटे बच्चे हैं, यानी अपनी बाल्यावस्था का वर्णन कर रहा है, किया उन्होंने। इस अवस्था के कारण अपने समाज में फैली हुई अशिक्षा की भयावहता को दिखाने के लिए जिस शिल्प का प्रयोग किया है, वह शिल्प देखने के बाद तुलसीराम जी कहते हैं कि उनके गांव में जब कोई चिट्ठी आती थी, और खास करके अब तो वो चिट्ठी लिखने का समय नहीं है, अब तो मैसेज और मोबाइल के सहारे 2 मिनट में चीजें चली आती है। बच्चे उस चीज को शायद नहीं समझ पाए कि जो हमारे कलीग हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, वो उस पत्र के बारे में ज्यादा समझेंगे कि पत्र का क्या महत्व हुआ करता था। तो खास करके
जब कोई पत्र आता था तो उस पत्र को, उस क्योंकि कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, उस पत्र को उस गांव के पंडित जी के पास ले जाया जाता था, और क्योंकि वही एक पढ़े लिखे आदमी गांव में होते थे, और पंडित जी बांच करके उस पत्र को बता देते थे कि इस पत्र के अंतर्गत क्या है। इसी में एक गांव में, उनके गांव में, जिस गांव के थे वो तुलसीराम जी, एक नई नवेली दुल्हन थी, और उसका जो पति था वो फौज में काम करता था, और फौज में काम करता था तो कहीं किसी सीमा पर वो काम कर रहा था, और वहां से अपनी पत्नी को पत्र लिखता था। जब पत्र उनके घर पे आया, तुलसीराम जी के घर पे पत्र, तो हुआ कि भाई यहां कौन पढ़ सकता है, ये तो पंडित जी के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी लगा कि ये तो नई नवेली दुल्हन के लिए लिखा गया पत्र है, तो शायद किसी दूसरे को न पढ़ाया जाए, कोई इसका एक तरीका निकाला जाए। तो तरीका यह निकाला गया कि तुलसीराम जी, जो उस समय तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे, अक्षर ज्ञान उनको हो चुका था, और पूरी बस्ती में एक ही वो बालक था जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसको अक्षर ज्ञान था। तो यह तय हुआ कि इस अक्षर ज्ञान के सहारे वह उस दुल्हन को अपने पति की बात बता देगा, और छोटा बच्चा है तो बहुत सारी बातें उसकी समझ में नहीं भी आएंगी, लेकिन जो बात है वो उसकी पत्नी को बता देगा। एक 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 गढ़ रहे हैं तुलसीराम जी, एक सीन को, एक 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 एक, एक चीज को गढ़ रहे हैं अशिक्षा की भयावहता को दिखाने के लिए। तो ये तय होता है कि गांव में जो दूर दराज का टीला है, वहीं पर ये दोनों लोग जाएंगे, और ये बच्चा उनको चीजों को बता। तो चूंकि एक छोटा बच्चा और उसके साथ एक महिला गई थी वहां पर, तो और भी लोग गए, लेकिन थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। उस बच्चे ने, यानी बच्चे तुलसीराम ने, अभी वो पत्र खत्म ही किया था, खत्म नहीं होने वाला था, तब तक वो महिला दहाड़ मार के रोने लगी। अब लोगों को लगा कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया। इनको डांट भी पड़ी महाराज को, तुलसीराम जी को, क्या तुमने पढ़कर बता दिया कि ये रोने लगी है। तो उनको क्या पता कि क्या बताया था, उनको तो अक्षर ज्ञान था, जो अक्षर ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने बता दिया। तो हुआ कि अब तो ये समस्या ये कि पंडित जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी उस पत्र को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि इस महिला के रोने का कारण यह है कि इसके पति ने, पहले जब पत्र लिखा जाता था, और खास करके पति जब पति नए होते थे शादी, तो उसमें कुछ शेरो शायरी भी लिखी जाती थी। तो उसके पति ने लिखा था, लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना, मरता हूं तेरे प्यार में जिंदा न समझना। अब वो समझी कि हमारा पति तो मर गया, और इसी बात को लेकर वो दहाड़ मार कर रोने लगे। शिक्षा जगत की इस भयावहता को दिखाने के लिए तुलसीराम जैसी कथा गढ़ते हैं। हो सकता है कि घटना घटी हुई हो, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण है, जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रस्तुतिकरण अपने आप में एक नई चीज को लेकर उभरता है, एक नई चेतना के साथ हमारे सामने आता है। मुर्दहिया के द्वारा, मुर्दहिया के अंतर्गत समाज के लोगों को समझने की जो कोशिश की गई है, यह कोशिश जो परंपरागत सौंदर्य शास्त्र है, उस परंपरागत सौंदर्य शास्त्र से नहीं देखी जा सकती, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उस सौंदर्य शास्त्र को गढ़ना होगा, और यह सौंदर्य शास्त्र उस समाज के बीच से ही निकल कर आएगा। उस समाज के बीच की भयावहता को दिखाने के लिए उसी के बीच से कुछ चीजें निकाल कर लानी पड़ेंगी, और इसीलिए
साहित्य के लेखन में सौंदर्य शास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो समाज उपेक्षित होता है, उस समाज को देखने का नजरिया उसी समाज से निकाला जा सकता है। तुलसीराम उसी समाज से जुड़े हुए थे। उनका अपना जो 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 विजन विकसित हुआ था वो उस समाज से विजन विकसित हुआ था। वे उसके दर्द को समझते थे, उसकी उपेक्षा को समझते थे, उसके भाव को समझते थे। यही भाव और यही चीज मूर्धहिया के माध्यम से और उसके बाद उसका जो दूसरा खंड है मणिकर्णिका, उसके माध्यम से हमारे सामने आया। एक दो आत्मकथाओं की और मैं चर्चा करूंगा, 10 मिनट है, मैं इसमें चर्चा करके कुछ आपसे बात भी करूंगा। 4 बजे हमारे लिए एक क्षण कुमार निम्बाले का उपन्यास की आत्मकथा है अक्करमाशी। अक्करमाशी मराठी में लिखी गई है, हिंदी में अनुवाद हुआ है, लेकिन जब हिंदी में दलित साहित्य की बात होती है तो अक्करमाशी की चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में पढ़ा जाने वाला जो आत्म ग्रंथ है, जो आत्मकथा है, उसमें सबसे ज्यादा अक्करमाशी ही है। अक्करमाशी के माध्यम से क्षण कुमार लिम्बाले एक नए तरह का प्रश्न खड़ा करते हैं। किसी भी रचना में सबसे महत्वपूर्ण उसका शीर्षक होता है। शीर्षक की सार्थकता इस बात में निहित होती है कि उसके द्वारा उस पूरी कथा की झंकृति सुनाई पड़ जाती है। अक्करमाशी के साथ भी यही हुआ है। मराठी में अक्करमाशी 11 तोले को कहते हैं। कहा जाता है ना कि 12 तोले का जो सोना होता है, यानी 12 तोला प्योर होता है और 11 तोला इम्प्योर होता है। यानी ये एक ऐसे समाज की कथा है, दलित जीवन के, दलित समाज की कथा है, जो एक तरह से कहा जाए तो जो नाजायज संतान है, यानी जहां पर कि संबंधों में पति पत्नी के बीच का संबंध न रहा हो, और जो समाज में जिसको कि अनैतिक संबंध भी कहा जाता है, हर समाज का अपना अपना एक नजरिया होता है। इस अनैतिक संबंध के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसके लिए उन्होंने अक्करमाशी शब्द का प्रयोग किया। यानी प्योरिटी नहीं है वहां पर, 12 मासी नहीं है। क्षण कुमार लिम्बाले स्वयं को अक्करमाशी कहते हैं। और सारी चीजों के बावजूद, सारे संघर्ष के बावजूद, उनका यह दर्द उनकी आत्मकथा में उभर कर आता है कि दलित समाज में भी जो 12 मासी वाले लोग हैं, वो 11 मासे वाले यानी अक्करमाशी वाले लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहते, उनके साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहते, उनके साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखना चाहते हैं। यानी उस समाज में अक्करमाशी समाज के लोग एक तरह से दरकिनार कर दिए जाते हैं। प्रश्न वही उठता है कि जिस ब्राह्मणवादी समाज या जो तथाकथित उच्च जाति का जो समाज था, उस समाज का विरोध जिस बात के लिए किया जाता था, वही विरोध, उसी तरह की चेतना दलित समाज में भी दिखाई पड़ने लगती है। यानी छुआछूत का, उसका छुआ हम नहीं खाएंगे, उसके यहां शादी विवाह नहीं करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर को जिस बात का डर था
इसीलिए वो कहते थे कि मुझे ब्राह्मण से घृणा नहीं है, ब्राह्मणत्व से। यानी वो जो टेंडेंसी है, ब्राह्मणत्व वाली जो टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी से घृणा है। और उनको इस बात का डर था कि दलित समाज में भी वो टेंडेंसी आ जाएगी। जो पढ़ा लिखा होगा, जो अपने को प्योर कहेगा, वो प्योर और इम्प्योर के बीच के झगड़े में पड़ा रहेगा। इसीलिए बाबा साहेब का झुकाव बहुत कुछ बौद्ध धर्म की ओर भी होता है, जहां ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं होगी। जो बौद्ध धर्म को अपना भी लेते हैं, जहां सब सामान्य होंगे। लेकिन यह बात बहुत कुछ उस रूप में समाज में, उस समाज में भी नहीं दिखाई पड़ती है। और शरण कुमार लिम्बाले अपनी आत्मकथा में समाज के, अपने ही समाज के उस दर्द को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये होता है आत्मकथा का वैविध्य, ये होता है यथार्थ से टकराने का सामर्थ्य। शरण कुमार लिम्बाले में यथार्थ से टकराने का सामर्थ्य है। और जो कुछ विसंगतियां उनके समाज में है, उनके समाज पर, हम सबका ये समाज है, जो समाज की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दिखाने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं जिस एक आत्मकथा की बात करना चाहता हूं, वो आत्मकथा दलित आत्मकथा में मील का पत्थर साबित हुई, निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हुई है। और वो आत्मकथा है सुशीला टाकभौड़े जी का शिकंजे का दर्द। इस आत्मकथा में दो चीजें एक साथ दिखाई पड़ती हैं। एक तो दलित समाज की आत्मकथा, और दूसरा उस समाज से जुड़ी हुई स्त्री की कथा। सुशीला टाकभौड़े प्रोफेसर हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, अच्छे अंकों से पास होने के बाद, एक महाविद्यालय में वो शिक्षिका है, पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं। उस अध्यापकीय जीवन को कैसे संघर्ष करके उन्होंने अध्यापकीय जीवन में प्रवेश किया है, और अध्यापकीय जीवन में प्रवेश करने के बाद भी वो कितनी उपेक्षा का शिकार होती हैं, इसको बड़ी बड़ी संजीदगी से अपनी इस आत्मकथा में प्रस्तुत किया। यहां तक कि उन्होंने इसमें दिखाया है कि ये चीज केवल अशिक्षित समाज के बीच में नहीं है, शिक्षित समाज के बीच में और ज्यादा है। जिस कॉलेज के स्टाफ रूम में वो जाकर पानी पीना चाहती हैं, वहां पर लोगों को इस बात का लगा रहता है कि कहीं हमारे ही घड़े से न पानी पी ले। कैसी शिक्षा, कैसा समाज। अगर हम शिक्षित होकर भी, पढ़ लिख कर भी उसी मानसिकता में जीने को अभिशप्त है, यह मानसिकता प्राध्यापकों के बीच की मानसिकता है। अगर प्राध्यापकों के बीच में ऐसी मानसिकता होगी तो हम कैसा समाज निर्मित करेंगे। बाबा तुलसीदास ने कहा है ना कि जस दूल्हा तस बनी बराता। जब शंकर जी का विवाह हो रहा था पार्वती जी से, तो जो बारात चली थी शंकर जी की, तो दूल्हा सांप लपेटे हुए था गले में, तो चंदन टीका लगाए था, आधे वस्त्र में था, जिसको देखकर मैना बेहोश हो गई थी उनकी सास। तो बाराती कैसी होगी? वही बारात में थे भूत पिशाच, कोई मुखहीन, विपुल मुखहीन, कोई किसी को मुखी नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को आंख नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि जस दूल्हा तस बनी बारात। जैसा दूल्हा है बारात तो वैसी ही होगी। तो अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, एक निर्माण का एक अच्छा समाज चाहते हैं, तो इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उस आत्मकथा में वो दिखाती हैं कि केवल स्त्री, और वो भी दलित स्त्री, केवल समाज में ही अपमानित नहीं होती है, वो घर में भी अपमानित होती है।
उनका ये बहुत बोल्ड चीज है अपनी बात को इस रूप में लिखना। वो लिखते हैं कि उनके पति तो उनको पीटते थे, मारते थे। एक तरह का फ्रस्ट्रेशन उनके मन में था कि उनकी पत्नी इतनी पढ़ लिख कैसे गई है। तो घर में भी प्रताड़ित होती थी वो। और बड़ा एक बड़ी अजीबोगरीब चीज उन्होंने उसमें लिखी है कि जब मेरे पति मुझे पीटते थे, मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी, लेकिन अपने मन के आक्रोश को निकालने के लिए मन ही मन उसको खूब गालियां दी। ये सुशीला टाकौरी जी लिख रही। ये सारी चीजें समाज के लिए आईना होती हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है, आईना होती हैं कि अगर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, अगर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, अगर एक ऐसे समाज के रूप में आना है जहां पर कि लोग हमें अच्छी नजरों से देखें, तो ये जो पुरानी मानसिकता है, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। साहित्य इसीलिए लिखा जाता है कि समाज की जो कुछ विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को हम दूर कर सकें। और निश्चित रूप से समाज की विसंगतियों को दूर करने के क्रम में दलित आत्मकथाएं की अहम भूमिका हो सकती। उन विसंगतियों को दूर करने के बाद ही एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। और यही कारण है कि साहित्य समाज में हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा और दलित आत्मकथा की प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों को। कोई प्रश्न अगर आप लोग कुछ बातचीत अगर करना चाहें तो हम लोग इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। हेलो, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, अनम्यूट। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी हिंदी विभाग की विमला पात्र मैडम क्वेश्चन आंसर सेशन को मॉडरेट करेंगी। विमला मैडम प्लीज। जी 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 मैडम। सर नमस्कार। सर, दलित विमर्श पर आपने बहुत अच्छी तरह से आलोकपात किया। हमारे जितने भी सुनने वाले हमारे जो छात्राएं हैं, इनको आज दलित विमर्श के बारे में आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। ठीक है, मैं बढ़ाती हूँ आवाज। एक मिनट सर, एक मिनट। अब आई आवाज? बहुत धीमी। हाँ, अब आ रही है जी। जी सर, दलित विमर्श पर आपने जिस तरह से चर्चा की आज, इससे हमारी छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा दलित विमर्श पर समझने का मौका बहुत अच्छी तरह से मिला। खास करके उसमें भी आपने जो दलितों की आत्मकथा पर आपने केंद्रित किया अपनी चर्चा, जिसके चलते विशेष रूप से दलित आत्मकथा के विषय में छात्राओं का ज्ञानवर्धन हुआ। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं कुछ प्रश्न पूछूं जो हमारी छात्राओं ने आपकी चर्चा के दौरान यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखा है। सर, पहला, सर आप तैयार हैं मैं प्रश्न पूछूं? बिल्कुल 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 जी। जी, तो पहला प्रश्न हमारी पीजी फर्स्ट ईयर की एक छात्रा है अर्चना रथ। इसने पूछा है कि सर, दलित साहित्य में सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता क्यों है? वे तो नीच वर्ग से थे, उन्हें सिर्फ यातना ही मिलता था। यातना और दर्द के साथ सौंदर्य शास्त्र की क्या सामंजस्य है? ये प्रश्न पूछ रही है। सबसे पहले तो सौंदर्य शास्त्र के प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। ये किसी के मन में इस तरह की बात आ सकती है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब केवल सौंदर्य से नहीं होता।
यानी हर अच्छी चीज है तो उसके लिए सौंदर्य शास्त्र की चीज हो, तो फिर सौंदर्य शास्त्र अपने आप को किसी प्रकार से हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। संघर्ष में भी अपना सौंदर्य होता है, रुदन में भी अपना एक सौंदर्य होता है। जब तुलसी राम समाज की भयावहता को दिखाने के लिए एक ऐसी चीजों को गढ़ते हैं जिसमें कि उसको पढ़ने के बाद एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आती है, और उसी मुस्कुराहट के पीछे वो दर्द छुपा होता है किसी समाज का जो दर्द सदियों से चला आ रहा है। इस तरह की ये एक कला है, आर्ट है, आर्ट ऑफ राइटिंग है। उसको पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। तो सौंदर्य के लिए केवल सुंदर चीज ही नहीं हो, असुंदर को दिखाने के लिए भी सौंदर्य शास्त्र की जरूरत पड़ती है। उस असुंदर के बीच भी प्रेम पैदा होता है, दलित समाज में भी प्रेम पैदा होता है। उसमें जितनी भी आत्मकथाएं हैं उसमें प्रेम संबंध विकसित होते हैं। इस प्रेम संबंध को दिखाने के लिए सौंदर्य शास्त्र को, नए सौंदर्य शास्त्र को गढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई, जो दलित समाज से उत्पन्न हुआ हो, दूसरी समाज से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए बार बार साहित्य में सौंदर्य शास्त्र की बात की जाती है। सर, तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूं? जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। मैं दूसरा प्रश्न पूछूं? जी, अब ठीक है, बिल्कुल जी। सर, हमारी यूजी तृतीय वर्ष की छात्रा है गायत्री गिरी, इसने पूछा है, इसने कहा भी है कि नमस्ते सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान रहा यह। सर, मेरे कुछ सवाल है। उसने 2 सवाल पूछे हैं। पहला है, अस्पृश्यता और दलित में क्या विशेष अंतर है, अगर है तो क्या है? दूसरा सवाल है सर कि दलित वर्ग के अंतर्गत तो आदिवासी और स्त्री भी आते हैं, तो स्त्री विमर्श पढ़ते हैं, उन्हें इसका कहने का अर्थ है कि एक में हम क्यों नहीं इनको पढ़ते हैं? समझ गया, मैं प्रश्न को समझ गया। सबसे पहले तो अस्पृश्यता और दलित समाज के बीच की जो बात है, अस्पृश्यता एक ऐसा अभिशाप है जो दलित समाज के साथ जोड़ दिया गया है। और अस्पृश्यता का मतलब होता है यह एक तरह का छुआछूत है। तो ये अस्पृश्यता समाज के साथ जोड़कर उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है। यह समाज के लिए एक कलंक है, और इसीलिए अस्पृश्यता दलित समाज की जब बात आती है तो उसमें अस्पृश्यता अपने आप उसे जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके मूल में वही है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, बाबा साहब ने क्या कहा था, इस अस्पृश्यता को अगर दूर करना है तो उसका एक ही उपाय है, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह की परंपरा शुरू हो जाएगी तो अस्पृश्यता समाज से अपने आप मिट जाएगी। तो इसीलिए जब दलित समाज की बात आती है तो अस्पृश्यता की बात भी आती है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग करके हम नहीं देते। और दूसरी बात आपने क्या की थी, वो प्रश्न दूसरा क्या था? जी सर, मैं देख के बता दूंगा आपको। दूसरा प्रश्न था इसका कि दलित वर्ग के अंतर्गत तो आदिवासी और भी आते हैं। बिल्कुल दलित वर्ग के अंतर्गत ये मैं भी मानता हूं कि दलित वर्ग के अंतर्गत महिलाएं भी आती हैं और आदिवासी जो जनजीवन है वो भी आता है। इसीलिए जब मैं दलित समाज की बात करता हूं, व्यापक रूप से जब बात करता हूं, तो महिलाओं के द्वारा लिखे गए, मेरी इच्छा थी कि मैं मैत्रेयी पुष्पा के आत्मकथा की भी चर्चा करूं, आदिवासी जीवन से जुड़ी हुई आत्मकथा की भी चर्चा करूं। लेकिन
क्योंकि अभी ये आत्मकथा चूंकि एक तरह से केंद्रित थी और समय भी उस रूप में नहीं था, और इस बात को प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है। ये हिंदी में विवाद का विषय बना हुआ है कि महिलाओं को दलित कहा जाए कि नहीं। तो ये इसलिए इस विवाद को दरकिनार करते हुए फिर कभी जब आप लोगों से चर्चा होगी तो इस बात पर हम लोग अलग से बातचीत करेंगे। तो जब बात करेंगे तो रमणिका गुप्ता की का जो आदिवासी जीवन की जो आत्मकथा है, आप हुदड़ी पर भी चर्चा करेंगे। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा पे भी हम चर्चा करेंगे, फिर सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने अपने आप को केवल दलित आत्मकथा, ऐसी आत्मकथा जो दलित समाज के लोगों के द्वारा लिखी गई है, ऐसी आत्मकथा को केंद्रित करके ही अपनी चर्चा को मैंने करने का प्रयास किया। जी। ये दीपांजलि जी जो प्रश्न कर रही है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अस्मिता का साहित्य है। ये अस्मिता का साहित्य इसलिए है कि मनुष्य को अपनी आइडेंटिटी स्थापित करनी है, और बिना अपनी आइडेंटिटी स्थापित किए हुए समाज में उसको अब महत्व नहीं मिलेगा। तो जो दलित आत्मकथाएं हैं वो निश्चित ही अपने आइडेंटिटी की, अपने आप को स्थापित करने की, बाबा साहब के कदमों पर चलते हुए उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलकर अपने को स्थापित करने की और समाज में अपने महत्व को स्पष्ट करने की, प्रस्तुत करने की एक बहुत बड़ी लड़ाई मान। अच्छा, बिमला मैडम बिमला मैडम कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी जी सर। इसके बाद हमारी एक पीजी द्वितीय वर्ष की छात्रा है लीजा मिश्रा। इसने पूछा है दलित चेतना, दलित स्त्री चेतना और दलित स्त्री चेतना में अंतर क्या है? मैडम मधुस्मिता मैडम सुबुची मते सुबुची बट प्रोबेबली सर कर टिके किछि हाँ सर कर टिके कुछ असुविधा है, गोटे मिनिट वेट कर जिबा, टिके वेट करिबा। लेफ्ट करले आउ थरे बोधे जॉइन करिवे। हाँ सर कहूथिले बिगिनिंग रे कि तांकर काली टू बहुत वर्षा हेची राती रो, सो बहुत कनेक्शन रे बहुत असुविधा अछि। ओहो बोधे आसी जिबे, ही विल ट्राई टू कनेक्ट अगेन आई थिंक। हमें वेट करिबा टिके। क्या जुड़ गए? वो तुम अलग चीज कर रहे हो। अच्छा ठीक है, सौम्या, अच्छा ठीक है, सौम्या को फोन लगे तो करिए पिया।
मैडम कौन करबा आउ थे फोन करी पचारि ना क्वेश्चन गुड़ा पठे दबा से तार उत्तर देबे आ कोन आंसर आंसर आ कोन करिया पचार दो जदी न होछि तो हां आपण कहि दियो हाँ ठीक है हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम जो कुछ क्या हो गया मैं बैक कैसे करूँ आप हम कथा हेली सर कहले आ 2 मिनिट खाली रही जानते मु 2 मिनिट चेष्टा करछि आ जदी न हबो ताले चेष्टा करूचंती धीरे धीरे दूध चला गया ना हाँ मैडम कौन है ना कही तो थिले कि फोन करिवे बोले करी ना थी कहले मु 2 मिनिट पे फोन करके बता आ कोन कर यार टेक्निकल प्रॉब्लम इश्यूटा सॉल्व होनी बदे लागु फोन रु कनेक्शन टा होनी ताकर बंद करिया ना कौन करिया अच्छा पिलान को हां पिला तो गोटे दुईटा एमती करके लेफ्ट करू छंती हां हां पिला मन तो आ दि चारटा क्वेश्चन थिला भलो लागिला बहुत ताकर टॉक आई एम श्योर ऑल ऑफ हमर स्टूडेंट्स मन को समस्त को बहुत बेनिफिटेड हेतिवो आमे माने भी
खाली आकरमासी एमती सब शुणी जति एते कथा सुनला बेलू बहुत भल लगे एंड वेरी दलित एस्थेटिक्स ऊपर से जहाँ कहले सेटा भी हमर गोटे स्पेशल एटा हमें रिकॉर्डिंग कर देचु आपको ट्रांसक्राइब करके हम समस्त को ट्रांसक्राइब करने पे टिके टाइम लागिवो और जहाँ कहते सेटा को लिखिदेबो और तापरे ये करियो बोधे आ ना आ बोते तांकर टेक्निकल प्रॉब्लम ता सॉल्व हो नै मैडम मैडम को भी कौन टेक्निकल प्रॉब्लम है गला स्टैंड स्टिल है गला पोर्टल हेलो मैडम मत कहले मैं फोन करके बता दे रहा हूँ पिला एबे एते प्रश्न पूछ ताकर टेक्निकल प्रॉब्लम है गला लाइन को चली गला से कटि गई सुनते अरे बंद हाँ हेलो मैडम पड़े गला मैडम मधुस्मिता मैडम भी लेफ्ट कौन ताकर भी प्रॉब्लम है गला so he will not be able to connect sorry for the last minute असुविधा हम जानचे 62 पिला वेट करूचंती हां बहुत इंटरेस्ट सहित आ बहुत गुडा क्वेश्चन एबे दउचंती पिला से जानि नांती तो जानि नांती किंतु से बिल्कुल कनेक्ट करि पर नांती कहते पूरा यूनिवर्सिटी सारा बंद ये वर्षा बहुत होची ताजे को कनेक्शन असुविधा है आमे गोटे काम करियो क्वेश्चन लेखि कि ताको पठेई दबा हां देखि तो उत्तरटा हमर ठीक अछि कभी आकर हमको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो हम लोग लाइक वी कैन गिव यू द आंसर्स फ्रॉम हिम सेटा रिक्वेस्ट हमें हमको करिबा लिखि देबे छोटा छोटा आंसर्स ही कैन गिव सो दैट वो बहुत अच्छा रहेगा सो धन्यवाद आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर बीइंग हियर इन सच ह्यूज नंबर and we will organize more and more of lectures and please be a part of the center एक बार attend किया मतलब now you all are part of the center always be with us in whatever we do thank you I thank everyone who is present here thank you very much